अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। और आज की जो मैं आपके लिए स्ट्रेचिंग टेक्निक्स का हम लोगों का लेक्चर था उसकी कंटिन्यूएशन लेकर आई हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसमें एक दो इसकी टाइप्स ऐसे हैं जिनकी मैंने वहाँ पर ब्रीफ सी आपको एक्सप्लेनेशन दे दी थी। वहाँ पर मैंने आपको डिटेल में नहीं बताया था, तो इनको डिटेल में बताना ज़रूरी है, क्योंकि जस्ट छोटी सी एक्सप्लेनेशन के साथ आपके पास उस चीज़ का जो है वो कंसेप्ट कम्प्लीटली क्लियर नहीं होता, और उन चीज़ों का कंसेप्ट जो है वो कम्प्लीटली क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अगर टेक्निक्स का कंसेप्ट थ्योरेटिकल ही कम्प्लीटली क्लियर नहीं होगा तो प्रैक्टिकली हम लोगों को अप्लाई करने में काफ़ी इश्यूज़ आएंगे और काफ़ी सारी चीज़ों में हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो है वो जो मैं आपको दो चीज़ें इस लेक्चर में कवर करूँगी वो है पीएनएफ टेक्निक, जो कि हम लोगों के पास है प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन, और सेकंड हम लोगों के पास है बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग टेक्निक्स। ठीक है, तो पीएनएफ सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं कि पीएनएफ में वहाँ पर तो जस्ट मैंने ये बताया था कि स्ट्रेच एंड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको उसकी डिटेल में बताऊँगी। उसकी फर्दर थ्री जो टेक्निक्स हैं जिनके प्रॉपर कंसेप्ट्स हैं कि किस तरह ये परफॉर्म की जाती हैं। तो पीएनएफ सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि ये डेवलप क्यों की गई। ये डेवलप की गई थी न्यूरोमस्कुलर कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए, कि जिसमें पोलियो और मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी आते हैं। इनको ट्रीट करने के लिए ये टेक्निक डेवलप की गई थी, और फिर जब बाद में इसके रिज़ल्ट देखे गए तो रिसर्च के थ्रू ये पता चला कि पीएनएफ इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव टेक्निक टू इंक्रीज़ रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसलिए ये काफ़ी विद रिसर्च जो है ना ये चीज़ यूज़ की जाती है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं विद एविडेंस। काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग को प्रैक्टिस में लानी चाहिए जो जिनका कोई ना कोई एविडेंस हो, तो उसको हम लोगों को फिर डिफेंड करने में भी ईज़ होता है, और हम लोगों के रिज़ल्ट्स भी हम लोगों को पता है कि कितनी % इसके रिज़ल्ट्स पॉजिटिव आने हैं। तो इस रिज़ल्ट के थ्रू पता चला जो इन पोलियो और मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट्स को जब ट्रीट किया गया इस टेक्निक के थ्रू, तो फिर हम लोगों को पता चला कि दिस टेक्निक इज़ द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक टू इंक्रीज़ रेंज ऑफ मोशन। इसमें हम लोग यही करते हैं कि मसल को उसकी जितनी लिमिट होती है वहाँ तक स्ट्रेच करते हैं, और उन स्ट्रेचिंग के बाद क्या होता है कि मसल में इट सेल्फ जो है वो इन्वर्स मायोटेक्टिक रिफ्लेक्स भी प्रोड्यूस होता है और प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स भी प्रोड्यूस होता है, ताकि इंजरी को प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोगों के पास इसकी थ्री टेक्निक्स आ जाती हैं। ठीक है, होल्ड रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स एंड होल्ड रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब अगर हम लोग फर्स्ट टेक्निक को सही तरह समझ लेंगे तो दूसरी दो हम लोग को बड़ी आसानी से याद हो जाएंगी। ये मैं आपको बताती हूँ किस तरह। कि फ़र्स्ट टेक्निक हम लोग की ये है कि पैसिव स्ट्रेच एंड होल्ड। ठीक है, मसल को पैसिवली स्ट्रेच किया जाएगा, यानी कि हम लोग खुद स्ट्रेच नहीं कर रहे होंगे। मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी लिम्ब है, इसको हमने इस तरह करके, अब ये इन मसल्स की स्ट्रेचिंग हो रही है, इस तरह करके ख़ुद स्ट्रेच नहीं करना। बेशक आपका दूसरा हाथ कर रहा हो या आपका फिजियोथेरेपिस्ट कर रहा हो, पैसिवली स्ट्रेच किया जाएगा मसल्स को और वहाँ पर होल्ड किया जाएगा। ठीक है, होल्ड करने के बाद जो है वो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की जाएगी। ठीक है, यानी कि विदाउट एनी मूवमेंट, क्योंकि जब हम लोग मूवमेंट करेंगे तो आइसोमेट्रिक का क्या मतलब होता है कि सेम लेंथ, यानी कि इस तरह की कॉन्ट्रैक्शन करनी है कि हम लोग के मसल की लेंथ में चेंज ना आए। और मसल की लेंथ में कैसे चेंज नहीं आएगा? अगर हम मूवमेंट नहीं करेंगे। अगर हमने मूवमेंट करते हुए अपने मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो आइसोमेट्रिक रिफ्लेक्स नहीं रहेगा, क्योंकि लेंथ चेंज होगी मसल की। तो सबसे पहले हमने पैसिवली स्ट्रेच करके होल्ड करना है, उसके बाद हम लोगों ने आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन करनी है विदाउट एनी मूवमेंट। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा कि ये रिफ्लेक्सेस जो मैंने आपको दो बताए थे, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस एंड मायोटेक्टिक रिफ्लेक्सेस, ये रिफ्लेक्सेस हम लोगों के पास ट्रिगर हो जाएंगे। ठीक है, ये रिफ्लेक्सेस ट्रिगर हो जाएंगे तो फिर थर्ड पॉइंट ये होगा कि हम लोगों ने ये जो हम लोगों ने स्ट्रेच दिया हुआ है इसको हम रिलैक्स कर देंगे। ठीक है, स्ट्रेच को हम रिलैक्स कर देंगे, और उसके बाद मतलब पहले स्ट्रेच दिया हम लोगों ने, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन की, उसके बाद स्ट्रेच को रिलैक्स कर दिया, और दोबारा से स्ट्रेच देंगे वाइल एक्सहेलिंग, यानी कि अपना ब्रीद आउट करते हुए आपने दोबारा से स्ट्रेच देना है। और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि माइंड में रखना है कि ये जो सेकेंड स्ट्रेच है, ये हमारा फर्स्ट स्ट्रेच था, ये हमारा सेकेंड स्ट्रेच है। जो सेकेंड स्ट्रेच है ना, इट शुड बी मोर देन फर्स्ट स्ट्रेच। ठीक है, और ये की पॉइंट है पीएनएफ टेक्निक का कि आप हमेशा नोट करेंगे कि इस सारे काम के बाद
रिलैक्स करने के बाद जब ड्यूरिंग एक्सहेलेशन आप स्ट्रेच करते हैं तो हमेशा जो है ना वो स्ट्रेच हम लोग का इस स्ट्रेच से इंक्रीज़ हुआ होता है, यानी कि उसी वक्त हम लोग को रिजल्ट नज़र आ जाते हैं कि किस तरह हमारी रेंज ऑफ मोशन बढ़ गई है, मसल हमारा रिलैक्स हो गया। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। 3 सिंपल से पॉइंट आप याद कर लें, कीवर्ड्स तो आपको पैसिव स्ट्रेच करेंगे, उसको होल्ड करके रखेंगे, उसके बाद हम आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करा लेंगे, उसके बाद इस स्ट्रेच को रिलैक्स कर देंगे और फिर हम लोग एक्सहेल करवा कर पेशेंट को कहेंगे आप ब्रीथ आउट करें और दोबारा स्ट्रेच करेंगे। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं इसका। नेक्स्ट हम लोग के पास है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हम लोगों के पास होल्ड रिलैक्स जैसा ही है, लेकिन इसमें हम लोग के पास क्या चेंजिंग है, इसमें हम लोग होल्ड रिलैक्स में आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन करा रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स में हमने आइसोटोनिक कंट्रैक्शन करानी है। आइसोटोनिक, आइसो मीन सेम, टोनिक मीन टोन, यानी कि मसल की टोन जो है वो हम लोग के पास सेम रहनी चाहिए, लेकिन हम लोग लेंथ चेंज कर सकते हैं, यानी कि विद मूवमेंट हम लोग कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे। तो सबसे पहले ये मैंने लगाया, हम लोग का सेम पॉइंट होगा कि पैसिव स्ट्रेच दिया, उसको होल्ड किया, उसके बाद आइसोटोनिक कंट्रैक्शन करवा ली, और उसके बाद जो है वो हम लोगों का जो ट्रेनर है या फिर जो फिजियोथेरेपिस्ट प्रोवाइड कर रहा है पैसिव स्ट्रेच, वो क्या करेगा, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जब वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि लिम्ब मूव होगी, यानी कि अब ये है फिंगर के इस जॉइंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, इस पे पैसिव स्ट्रेच दिया जा रहा है, इसको होल्ड करवाया जा रहा है, देन आइसोटोनिक कंट्रैक्शन करवाई जा रही है, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, यहाँ के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तभी तो हमारी फिंगर फ्लेक्शन की तरफ आ रही है, ये मसल हम लोग के कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, साथ साथ मूवमेंट भी आ रही है, और फिर मैं यानी कि ये जो पेन है ये अगर रेजिस्टेंस करेगा तो लिम्ब में दोबारा मूवमेंट होगी। ठीक है, समझ आ गई। सेम चीज़ है, सिर्फ ये है कि जो हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्शन देनी है वो हम लोगों के पास विद मूवमेंट होगी। तो जब कॉन्ट्रैक्शन विद मूवमेंट होगी, ट्रेनर जो है वो रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करेगा, तो लिम्ब जो है वो हमारा मूव करेगा। थर्ड जो है वो हम लोग के पास ये होती है कि होल्ड, रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें भी सारी चीज़ें सेम होती हैं। फॉर एग्जांपल पैसिव स्ट्रेच दिया, उसको होल्ड किया, नेक्स्ट आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करवाई, ठीक है। लेकिन थर्ड पॉइंट में इसका ये है कि इसमें तो हम कर रहे हैं ना कि स्ट्रेच को रिलैक्स कर देंगे और उसके बाद दोबारा स्ट्रेच करवाएंगे वाइल एक्सहेलिंग, और ये स्ट्रेच कौन करवाएगा, फिजियोथेरेपिस्ट, यानी कि पैसिव स्ट्रेच ही होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये होता है कि इंस्टेड ऑफ रिलैक्सिंग इनटू पैसिव द एथलीट एक्टिवली पुश इनटू स्ट्रेच, यानी कि रिलैक्सिंग के बाद जो है वो हमारा जो स्ट्रेच होगा वो पैसिव नहीं होगा, हम लोग एथलीट को या फिर जो भी हमारा क्लाइंट होगा या जो भी हमारा पेशेंट होगा उसको करेंगे, उसको कहेंगे कि एक्टिवली यानी कि अपनी ही फोर्स लगाते हुए वो मसल को दोबारा स्ट्रेचिंग में लेकर जाए। ठीक हो गया। फर्स्ट में क्या पॉइंट हो गया, स्ट्रेच, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्स एंड देन स्ट्रेच अगेन। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स में क्या हो गया, पैसिव स्ट्रेच, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन एंड देन प्रोवाइडर जो है ट्रेनर जो है वो प्रोवाइड करेगा रेजिस्टेंस। और थर्ड में ये है कि पैसिव स्ट्रेच, होल्ड, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एंड देन उसके बाद जो रिलैक्समेंट के साथ दोबारा स्ट्रेच करवाया जाता है जो कि फर्स्ट स्ट्रेच से ज़्यादा होता है फोर्स में, वो हम ट्राई करेंगे कि जो क्लाइंट जो पेशेंट है वो एक्टिवली करे, उसको हम लोग नहीं करवाएंगे। तो इन तीनों का जो है वो हम लोग के पास एक समरी क्या निकल आती है, कॉन्ट्रैक्ट कराना है, पहले स्ट्रेच, देन कॉन्ट्रैक्ट, वेट, स्ट्रेच, स्ट्रेच करवाया, कॉन्ट्रैक्ट करवाया, दोबारा रिलैक्स करवाया एंड मतलब इसी स्ट्रेच को रिलैक्स करवा दिया, ब्रीथ एंड देन स्ट्रेच अगेन। और ये स्ट्रेच जो है ये इस स्ट्रेच से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये इस सारे की समरी है। जैसे आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक की चीज़ जो है वो याद करनी होती है, और उसके बाद ये कि स्ट्रेच जो है वो जो अगेन स्ट्रेच है वो एक्टिव होगा या पैसिव होगा, ये चीज़ याद करनी होती है। बाकी इन 4 to 5 वर्ड्स में हम लोग इसको समराइज़ कर सकते हैं कि स्ट्रेच, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, ब्रीद आउट एंड देन स्ट्रेच। ठीक है, ये हम लोग का PNF टेक्निक्स थी। नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है दैट इज़ बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग। तो बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग में हम लोग के पास ये होता है कि uses momentum of body
टू फोर्स इट बियॉन्ड द नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन। यानी कि हम लोग जो हैं वो अपनी बॉडी की जो मूवमेंट होती हैं, जो हम लोगों की बॉडी की मूवमेंट्स का नॉर्मल मोमेंटम होता है, उसको यूज़ करते हैं बियॉन्ड द नेम। जो हम लोगों का जो भी जॉइंट है, जो भी मसल है, उसको हम लोग फोर्स करते हैं कि वो बियॉन्ड द नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन जाए। ठीक है, बॉडी की अपनी मूवमेंट यूज़ करते हुए बॉडी को फोर्स करते हैं कि वो बियॉन्ड द नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन जाए। नेक्स्ट में हम लोगों के पास क्या है कि ये एक तरह का वार्म अप है कि जिसमें हम लोग बाय बाउंसिंग इनटू एंड आउट ऑफ द स्ट्रेचिंग पोजीशन, कि जो भी हम लोग की स्ट्रेचिंग पोजीशन होती है उसके मतलब है कि स्ट्रेच कर रहे हैं और देन रिलैक्स कर रहे हैं, कि बाउंसिंग इनटू एंड आउट ऑफ द स्ट्रेचिंग पोजीशन। किस तरह हम लोग बाउंस इनटू एंड आउट ऑफ द स्ट्रेच पोजीशन करते हैं कि जो अब हम लोग जब मसल को स्ट्रेच करते हैं तो मसल को स्ट्रेच करने के बाद उसमें जो है ना, अब जिस तरह स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग को हम लोग खींचते हैं एंड देन हम छोड़ दें तो स्प्रिंग खुद ही इकट्ठा हो जाता है। यानी कि हम लोगों को ज़रूरत नहीं, अब स्प्रिंग को हम लोग खींच रहे हैं तो उसके बाद ज़रूरत नहीं होती कि हम लोग उसको दोबारा खुद इकट्ठा करें। यहाँ उस पॉइंट पे हम छोड़ देंगे तो जो स्प्रिंग का अपना पुल होगा वही वापस स्प्रिंग को अपनी ओरिजिनल, पहले थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होगा देन अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो यहाँ पर भी यही है कि जो मसल को जब हम स्ट्रेच करते हैं तो जो हम लोग उसको फोर्स प्रोवाइड करते हैं वही फोर्स को वो अपनी रिकॉइलिंग के लिए यूज़ करता है। यानी कि वही वो एज अ स्प्रिंग पुल उसको यूज़ करता है ताकि वो उसको स्ट्रेचिंग पोजीशन से बाहर निकाल सके। ठीक है, यूजिंग स्ट्रेच मसल एज अ स्प्रिंग टू पुल आउट ऑफ द पोजीशन। ठीक है, मसल को स्ट्रेच किया एंड देन छोड़ दिया तो जो मसल में को हम लोगों ने फोर्स प्रोवाइड की थी वो उसी को एज अ स्प्रिंग पुल यूज़ करेगा कि वो अपनी पोजीशन से बाहर आ सके, यानी कि स्ट्रेचिंग ख़त्म हो जाए उसमें। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट ये है कि डज़ नॉट प्रोवाइड रिलैक्स टाइम। अच्छा, ये इसका एक ड्रॉबैक है। ठीक है, बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग का ये एक ड्रॉबैक है कि बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग जो होती है वो रिलैक्स टाइम प्रोवाइड नहीं करती, जिसकी वजह से इंजरी होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग की बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग थी कि क्या है, मैं आपको सिंपल से पॉइंट बता देती हूँ कि बॉडी अपनी मूवमेंट को यूज़ कर रही है ताकि मसल को उसकी नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन से आगे तक स्ट्रेच किया जा सके। वार्म अप करती है बाय बाउंसिंग इन एंड आउट ऑफ द स्ट्रेचिंग पोजीशन। और इन एंड आउट ऑफ द स्ट्रेचिंग पोजीशन होती क्या है कि मसल को हम स्ट्रेच करते हैं, उसके बाद मसल स्प्रिंग की तरह अपनी ही फोर्स यूज़ करता है ताकि वो आउट ऑफ दैट पोजीशन आ सके। और ड्रॉबैक इसका ये है कि ये हम लोग को रिलैक्स टाइम प्रोवाइड नहीं करता, जिसकी वजह से इंजरी चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये दो वो टाइप्स थी, PNF एंड बैलिस्टिक स्ट्रेच, जो कि वहाँ पर जो मैंने ये देख सकते हैं आप, बैलिस्टिक स्ट्रेच बियॉन्ड रेंज ऑफ मोशन, ये यहाँ पर भी मैंने बताया है, एंड देन PNF। ये दो चीज़ें जो हैं ये मैंने डिटेल में आप लोगों को नहीं बताई थी और ये मैंने कहा था कि मैं एक्सप्लेन करूँगी और इनकी टेक्निक्स एक्सप्लेन करूँगी। ये मैंने होपफुली आज आपको समझा दी हैं और थैंक यू सो मच। और कोई चीज़ समझ ना आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं काइंडली, और भी कोई टॉपिक समझना चाहते हैं तो आप मुझे बता दें, मैं आपको ज़रूर जो है ना वो आपका जो भी होंगे ना कंसर्न्स उनको मैं एड्रेस करूँगी। और थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।